नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, बिल्कुल। ये किताब पैसों को लेकर जो सोच है ना, उस पर एक गहरी चर्चा करती है। हाँ, और हम इसी किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हीं के इर्द गिर्द आज की बातचीत रखेंगे। देखेंगे कि पैसे को लेकर दो अलग अलग नजरिए कैसे होते हैं और ये जानना क्यों जरूरी है, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है दो पिताओं से। एक लेखक के अपने पिता, जो खूब पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, पर पैसों की तंगी रहती थी। जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। हाँ, पुअर डैड। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, शायद 8वीं पास, हम्म। मगर शहर के अमीर लोगों में से एक। वो थे रिच डैड। और मजे की बात यह है कि दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। और यही फर्क उनके पैसे से जुड़े फैसलों में दिखता था। बिल्कुल। और यही किताब उस मुद्दे पर आती है जो बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा जो स्कूल कॉलेज का सिस्टम है वो हमें एकेडमिक रूप से तो काबिल बनाता है, नौकरी के लिए तैयार करता है। हाँ, अच्छी नौकरी मिल जाए बस। लेकिन पैसा मैनेज कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसे है, ये चीजें अक्सर नहीं सिखाई जाती। यहीं पर फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता का रोल आता है। तो सबसे पहली चीज क्या है इसमें? किताब किस पर जोर देती है? सबसे बुनियादी बात और शायद सबसे जरूरी भी, संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। एसेट्स और लायबिलिटीज सुनने में तो आसान लगता है। किताब इसे कैसे समझाती है? कुछ उदाहरण? हाँ, बहुत ही सरल तरीके से। देखिए, संपत्ति वो हर चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छा। भले ही आप उस वक्त एक्टिवली काम ना भी कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपका कोई घर है जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स हैं जिनसे डिविडेंड मिल रहा है। ये हुए एसेट्स। ठीक है। और लायबिलिटीज वो हैं जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती रहती हैं। जैसे आपके घर का लोन, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। हाँ बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड का बिल जिसकी आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट कर रहे हो। तो रिच डैड का जो फलसफा था वो सीधा था, ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाओ और लायबिलिटीज को कम से कम रखो। अच्छा, तो मतलब ये नहीं कि कमाना कितना है, बल्कि ये कि पैसा आ कैसे रहा है और जा कहाँ रहा है। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। एकदम सही पकड़ा। और यहीं से किताब का वो सबसे मशहूर सिद्धांत निकल कर आता है। रिच डैड ने सिखाया था कि देखो, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। पैसे से काम करवाना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहो। कियोसाकी इसे चूहा दौड़ या रैट रेस कहते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो, फिर वही साइकिल। हाँ, फंस गए जैसे। बिल्कुल। इसके बजाय ऐसी संपत्तियां यानी एसेट्स बनाओ जो आपके लिए पैसिव इनकम, मतलब निष्क्रिय आय पैदा करें, जैसे रियल एस्टेट से किराया, स्टॉक मार्केट से मुनाफा, या अपना कोई बिजनेस जो आपके बिना भी चले। लेकिन इसमें तो फिर रिस्क भी है ना? ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि भाई सेफ चलो, एक पक्की नौकरी हो। पुअर डैड भी शायद यही सोचते होंगे। हाँ, पुअर डैड सुरक्षा को बहुत महत्व देते थे। जॉब सिक्योरिटी उनके लिए सबसे ऊपर थी। रिच डैड का नजरिया एकदम अलग था। अच्छा, क्या कहते थे वो? वो मानते थे कि असली रिस्क पैसे के बारे में न जानना है, यानी फाइनेंशियल निरक्षरता। वो कहते थे कि रिस्क से डरो मत, उसे समझो, उसे मैनेज करना सीखो। उनके हिसाब से अमीर लोग हमेशा अवसरों की तलाश में रहते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग या तो डर की वजह से या जानकारी न होने की वजह से हाथाई मौकों को गवा देते हैं। तो ये तो हुई सोच की बात। क्या किताब कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी देती है कि भाई शुरुआत कैसे करें? गिरेती है। कियोसाकी कहते हैं कि शुरुआत छोटी करो। जरूरी नहीं कि एकदम से बड़ा निवेश करो। अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए शुरू में 1% ही सही, नियमित रूप से निवेश करना शुरू करो। अच्छा, और वो सेल्स और मार्केटिंग जैसे स्किल्स सीखने पर भी बहुत जोर देते हैं। उनका मानना था कि अगर आप अपनी बात बेचना जानते हैं, लोगों को समझना जानते हैं, तो आप बिजनेस में सफल हो सकते हैं। और हाँ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब पैसों का अनुशासन, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने खुद भी तो बचपन में कुछ किया था ना, कॉमिक्स वाला। हाँ बिल्कुल। उन्होंने बचपन में पुरानी कॉमिक्स इकट्ठी करके अपने दोस्तों को किराए पर देना शुरू किया था। वो उनका पहला एसेट था। ये दिखाता है कि शुरुआत कितनी भी सरल हो सकती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? मतलब किताब की आलोचना भी तो होती है। हाँ होती है, और वो जानना भी जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि किताब थोड़ी आइडियलिस्टिक है,
इसमें जो रणनीतियां बताई गई हैं जैसे रियल एस्टेट वाली, वो शायद सबके लिए काम न करें। हाँ, क्योंकि उसमें तो शुरू में पैसा भी चाहिए होता है, जानकारी भी। बिल्कुल, और ये भी कहा जाता है कि किताब भाग्य या सही टाइमिंग जैसे फैक्टर्स को थोड़ा कम आंकती है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, क्या? इसकी जो भाषा है वो बहुत सरल है, सीधी बात करती है, और इसने दुनिया भर में लाखों लोगों को पैसे के बारे में सोचने का एक नया नजरिया दिया है। कम से कम फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत पर एक बहस तो छेड़ी है इसने। तो अगर हम सार निकालें तो ये किताब हमारी जो पारंपरिक सोच है, नौकरी करो, पैसा कमाओ, घर बनाओ, उसको चैलेंज करती है। हाँ, ये कहती है कि भाई रुको, सोचो, क्या तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो या पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है, और फाइनेंशियल एजुकेशन को सेंटर में रखती है। बिल्कुल, पैसे का सिस्टम समझना, एसेट लायबिलिटी का फर्क जानना और पैसों को लेकर एक एक्टिव सोच रखना। थोड़ा हिम्मत दिखाना, नए आइडियाज ट्राई करना, यही इस किताब के आप कह सकती हैं कि कोर मैसेज है। ये सिर्फ अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है, ये सोच बदलने की गाइड ज्यादा है। और इसी सोच के साथ एक सवाल शायद हम सबके मन में उठना चाहिए, अगर हमारी पारंपरिक पढ़ाई हमें पैसे के लिए काम करना सिखाती है, तो रिच डैड की सोच को अपनाते हुए आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं जिससे पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की कला सीखना शुरू कर सकें।